मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र क्लास 12th के विद्यार्थियों का इंतजार हुआ समाप्त, क्योंकि आज का ये महत्वपूर्ण सेशन उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। और ये अर्थशास्त्र का लेक्चर जो है कुछ दिनों के बाद आया है, लंबे समय के बाद। तो इसका कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को कंटेंट दूं, तो इसका एक पश्चाताप रहेगा कि नहीं, आप लोगों के लिए कंटेंट मैं और ज़्यादा भी बनाने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि वर्क टीम डीजे सर चैनल पर तो विशेष रूप से नहीं है उतनी, ठीक है। और जानते हैं कि स्ट्रगल जोन में जब चैनल रहता है तो सपोर्ट तो उतना मिलता नहीं है लोगों का। तो डिस्टेंस ये भी अपनी बुलंदियों पर जब पहुंचेगा तो इसमें भी और भी वीर योद्धा मिलेंगे आप लोगों को। लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर फिलहाल में जो है आप लोगों को मैं पूरा कंटेंट जो बनाने का पूरा प्रयास या टीम वर्क को लेकर जो मैं आप लोग के लिए इतना पूरा परिश्रम करके ये बना रहा हूँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है डिस्टेंस, और निश्चित तौर पर आप लोग को लाभान्वित करने वाले हैं। और यहाँ से लेसन्स आप लोग को फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग को पूरा देखना है। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर जो लिया गया है, लघु उत्तरी या जिन्हें हम लोग अति लघु उत्तरी भी कह सकते हैं। भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए। भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों, भुगतान संतुलन क्या होता है? भुगतान संतुलन के बारे में अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से कहा जाए एक विवरण है। क्या है? एक विवरण है जो किसी भी अवधि के दौरान व्यावसायिक इकाइयाँ हो गईं, सरकार जैसी संस्थाओं के मध्य किए गए प्रत्येक मौद्रिक लेन-देन को अभिलिखित करता है। एक ऐसा विवरण होता है एडिशन जो संस्थाओं के मध्य प्रत्येक मौद्रिक जो लेन-देन होते हैं, यानी सरकार जैसी या कोई भी व्यावसायिक इकाइयाँ हो गई, तो उनके मध्य जो भी मौद्रिक लेन-देन होता है, तो उसका एक अभिलिखित लेखा-जोखा होता है। ये देश में आने वाले धन के प्रवाह की निगरानी में सहायता करता है, ठीक है? एवं किसी देश की वित्तीय स्थिति को का बेहतर तरीके से मूल्यांकन करने में सहायता करता है, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण रूप से बातें होती हैं, कहने का मतलब भाई ज़ाहिर-सी बात है, यही होता है ना, इन्हीं के बेस पर हम लोग कहते हैं कि नहीं या भैया फलाने का देश का जो है इकोनॉमी बहुत मजबूत है, हम लोग के देश का जो है इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो गया, मतलब रुपया गिरत जाता है, वो डॉलर बढ़ जाता है, तो नहीं बोला बोला नहीं जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं इसके बारे में। तो कहीं न कहीं सॉल्यूशंस ये जो है भुगतान संतुलन के तौर पर भी ये बातें देखने को मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति से क्या आशय है? देखिए सीमांत बचत प्रवृत्ति जिसे हम लोग एमएसपी भी बोलते हैं। देखिए एमएसपी के बारे में हम लोग बात करें तो आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को ही सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत बचत प्रवृत्ति। कहने का मतलब क्या है कि आय में परिवर्तन के कारण भाई ज़ाहिर-सी बात है, जब आय में आपकी गिरावट देखने को मिलेगा या उच्च स्तर पर देखने को मिलेगा, कम-बेशी होगा, यानी आय में जब भी घटोतरी या तो बढ़ोतरी होगा, तो निश्चित तौर पर क्या होता है, बचत में भी उसी के अकॉर्डिंग जो होता है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जब भी आय में परिवर्तन और बचत में परिवर्तन के अनुपात को जो निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या उस या उसकी जो श्रेणी करते हैं हम लोग, उसे हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं डिस्टेंस? सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। यह उस बढ़ी हुई आय का वह भाग या अनुपात है जो बढ़ी हुई आय से बचाई गई है। क्या किया गया है? बड़ी बढ़ी हुई आय से बचाई गई है। बचत में परिवर्तन को आय में परिवर्तन से भाग करके एमएसपी को ज्ञात किया जाता है। बचत में परिवर्तन को आय में परिवर्तन से भाग करके, भाई पहले मैंने बताया कि ये इन्हीं के अनुपात को कहा जा रहा है, तो बचत में परिवर्तन जो होगा और आय में परिवर्तन जो होगा, तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलकर आएगा निकल के? एमएसपी निकल के आएगा, जिसे हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति कहेंगे। और निश्चित तौर पर ये प्रभावित करता है डिस्टेंस, ठीक है ना? क्यों कैसे प्रभावित करता है? भाई ज़ाहिर-सी बात है, जैसे कहा था ना, जैसा देश वैसा भेष, या जितनी चादर हो जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आय के अनुरूप जो है वो बचत भी देखने को मिलता है। मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है डिस्टेंस। मुद्रा के देखिए कार्य हो गया। मुद्रा के प्रमुख 3 कार्य क्या हैं? देखिए मुद्रा के सबसे महत्वपूर्ण कार्य लेन-देन को सुविधाजनक बनाना। भाई ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, जो लेन-देन उसका हम लोग करते हैं, तो वो मौद्रिक हर एक चीज़ें जो हैं जो भी चीज़ें आप लोग के समक्ष दिख रही हैं धरती पर, तो उन सभी का कोई न कोई एक मूल्य है ना? तो उन मूल्य के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, क्रय-विक्रय की सहायता से उन्हें हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? इसका इस्तेमाल लेन-देन के संदर्भ में आसानी से किया जा सकता है डिस्टेंस, ठीक है ना? मुद्रा एक ऐसा मूल्यवान रिकॉर्ड है या आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है डिस्टेंस? तो इसको लोग पूरी निष्ठा के साथ या पूरी महत्वपूर्ण रूप से जो होते हैं इसमें निस्संदेह उसे लोग स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से होता है। और अगर हम लोग देखिए बात करें यहाँ पर बेसिकली
यदि हम लोग देखिए मुद्रा के और कार्यों के बारे में बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में भी 4 लाइनों को लिखा हुआ कि अगर आती लोगों में पूछ देता है अगला आप लोगों से। देखिए विनिमय का माध्यम है, पहले ही मैंने देखिए बताया आप लोगों को कि लेन-देन का माध्यम हो गया, विनिमय का माध्यम होता है। दूसरा क्या हो गया, मूल्य का मापक होता है। कहने का मतलब हम लोग ₹3 वाली एक पेन ले रहे हैं, ₹5 वाली पेन ले रहे हैं, कोई लैपटॉप वगैरह ले रहा है, कोई कॉपी ले रहा है या कुछ भी आप अगर चीज़ें खरीद रहे हैं, तो उसका एक मापक होता है, यानी मूल्य का उसके मूल्य क्या करता है, उसका माप कर लेता है कि हाँ, इतने में ये चीज़ें हैं। भावी भुगतान का देखिए डिस्टेंस क्या होता है, वो मूल्य जो होता है या धन जो मुद्रा होता है, वो भावी भुगतान का आधार होता है और मूल्य संचय भी जो होता है, वो मुद्रा के ही कार्यों में गिना जाता है। ठीक है? तो ये हम लोग का था डिस्टेंस प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आगे हम लोग और अब तक 3 प्रश्नों का डिस्कशन किया जा चुका है। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी प्रश्न आप लोगों का। राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों का उल्लेख कीजिए। ये हम लोग का हो जाएगा प्रश्न संख्या 4। जब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं डिस्कशन हम लोग देखिए यहाँ पर तो प्रश्न में क्या है आप लोगों का, इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक निश्चित दिए हुए वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों जैसे मजदूरी एवं पारिश्रमिक विदेशों से साधनों की शुद्ध आय, लाभांश, लगान और किराया, सरकारी उद्यमों के लाभ, अतिरिक्त लाभ, ब्याज, कर्मचारियों के कल्याण के लिए अंशदान, स्वनियुक्त आय इत्यादि का समग्र योग किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय संगणना का मतलब क्या हो गया, विधियां की जो चीजें होती हैं, तो इसमें पूरा पूरा का पूरा जो होता है साधनों का शुद्ध आय जो होता है विदेशों से मिल रहा है, जो भी लाभांश मिला हुआ है, लगान और किराया जो क्या हुआ है, सरकारी उद्यमों से कौन सा कितने-कितने प्रकार से किस तरीके से लाभ हुआ है, या इसके अलावा जो भी अतिरिक्त लाभ मिलता है, ब्याज जो मिलता है, कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो भी अंशदान मिलता है, सेम एम्प्लॉयड के तौर पर, तो इन सभी का समग्र योग जो होता है, उसे राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों में देखते हैं हम लोग, ठीक ना? तो उसका अध्ययन उसी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए डिस्कस हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये हम लोग का प्रश्न संख्या 4 था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में 5वां हम लोग का प्रश्न क्या है? उपभोग की औसत प्रवृत्ति एवं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में भेद कीजिए। भेद कीजिए का मतलब क्या है? अंतर कीजिए। प्रश्न क्या है? उपभोग की औसत प्रवृत्ति एवं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में भेद कीजिए। तो ये अगर हम लोग डिफरेंस के बारे में अगर हम लोग करें डिस्कस इसके बारे में कि क्या डिफरेंस है, देखिए सीमांत उपभोग क्या होता है, प्रवृत्ति जो होता है वो सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। एक तो डिफरेंस आप लोग को ये मिल गया, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। और तो क्या निकल कर आएगा, औसत प्रवृत्ति जो उपभोग होगा तो वो देखा जाए तो सदैव धनात्मक नहीं होता है। एक तो ये आप लोग का अंतर निकल के चला आएगा यहाँ से, यहीं पर से आप लोग का हो गया। और नेक्स्ट के रूप में अगर देखा जाए, देखिए अंतर के रूप में तो नेक्स्ट अंतर के रूप में तो नेक्स्ट अंतर के रूप में देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए आय में वृद्धि होने से क्या होता है, जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति गिरने लगती है। क्या होने लगती है? आय में अगर वृद्धि होता है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होने लगता है, गिरने लगता है, जबकि औसत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक गिरती है। तो कहने का मतलब औसत उपभोग प्रवृत्ति तो गिरता ही है, और लेकिन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होता है वो ज़्यादा गिरता है। तो आय में वृद्धि होने से क्या होता है, ये गिरने लगती है, किंतु जो औसत उपभोग होता है वो प्रवृत्ति से अधिक गिरती है। तो ठीक है, तो एक में अधिक गिरता है, एक में कम गिरता है। ये भी एक डिफरेंस निकल के चला आएगा। जबकि अगर संबंध के बारे में अगर दोनों से अगर पूछ लिया जाए अगर आप लोगों से कि औसत की बात हो गई या सीमांत उपभोग में, तो प्रवृत्तियों में क्या अंतर है? देखिए जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति भी स्थिर होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है इन दोनों के बीच में संबंध भी निकल कर चला आता है सामने, कि जब ये स्थिर होता है यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जब स्थिर होती है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति भी जो होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक ना? तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग डिस्कस प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कस। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? ये हम लोग का हो जाएगा प्रश्न संख्या 6। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो उस उत्पादन की मात्रा को इंगित करता है जो एक उपभोक्ता दूसरे उत्पाद के संबंध में उपभोग करने के लिए तैयार है। क्या है? उपभोग करने के लिए तैयार है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मतलब क्या हो गया? उस उत्पादन की मात्रा को इंगित करता है जो रेडिएशंस की जो एक उपभोक्ता दूसरे उत्पाद के संबंध में उपभोग करने के लिए तैयार है। जब तक कि नया
जब तक कि क्या होता है डिस्टेंस की, जब तक कि नया उत्पाद समान रूप से संतुष्टि पैदा कर रहा हो। अर्थशास्त्र में इसका उपयोग देखिए क्या होता है, डिस्टेंस उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए हस्तक्षेप सिद्धांत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हस्तक्षेप सिद्धांत में किया जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया आप लोगों का प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है ना? तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर के अंतर्गत ही इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। 7वां हम लोग का प्रश्न क्या है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस। और यदि जिस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर समझाया गया है, तो आप तो कभी मांग के नियम को भूल ही नहीं सकते। और एकदम ऐसे आपने लिख दिया डिस्टेंस, जिस प्रकार से मैं तीर देखकर देखकर यहाँ पर आप लोग को जो समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, तो ऐसे यदि आप लोगों ने लिख दिया डिस्टेंस, तो आप समझ लीजिए एग्जामिनर को बहुत ही अलग तरीके से प्रभावित करेंगे और निश्चित तौर पर आप एग्जामिनर को विवश कर देंगे, या खुद नंबर आप लेने के लिए, वो आपको नंबर देने के लिए वो बाध्य हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप लोग को डिस्टेंस बताया जा रहा है, ये पूरा का पूरा कंटेंट। मांग का नियम क्या है? देखिए डिस्टेंस अगर बात करें हम लोग मांग को, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए, तो मुख्य रूप से सूक्ष्म अर्थशास्त्र का ये विषय है। मांग का नियम कहता है कि सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए देखा जाए, तो किसी वस्तु की कीमतों का गिरना, देखिए वस्तु की कीमतों क्या करना? गिरना, उसकी मांग को बढ़ा देता है। क्या करता है? मांग को बढ़ा देता है। कहने का मतलब क्या है? सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए अगर देखा जाए, तो किसी वस्तु की कीमतों को अगर गिर रही है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है, बढ़ा देता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, कीमतों का गिरना, कीमतें सस्ती होंगी तो उसका मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। लेकिन किसी वस्तु की कीमतों का उठना, देखिए यहाँ पर क्या हो गया है? उठ गया। वस्तु की कीमत क्या हो गया? उठ गया, तो उसकी मांग को गिरा देता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, कीमत उठ गया। और कोई चीज़ें हैं, जैसे कहा गया कि अगर आप लोगों को कभी मिल जाए, पनीर जैसे मिल गया आप लोगों को कि ₹50 किलो है, बताइए किसके घर में पनीर नहीं बनेगा? लेकिन अगर वही कह दिया जाए कि भैया ₹400 किलो है, तो कौन बना रहा है? तो चीज़ें प्रभावित करती हैं, ये कीमतों का उठना और माँग का दबना, और माँग का उठना तो कीमतों का दबना। तो कहने का मतलब क्या है डिविएशंस कि यहाँ पर देखा जाए, तो एक व्युत्क्रम संबंध देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने इसी चीज़ को बताने का भी प्रयास किया है कि माँग और देखा जाए तो जो है कि तो माँग की बात हो गई, तो देखिए माँग का कानून मूल्य और मात्रा के बीच एक व्युत्पन्न संबंध का वर्णन करता है। ठीक है ना सेंस? तो यहाँ पर क्या है, ये एक व्युत्क्रम मिलता है। व्युत्क्रम का मतलब एक तरीके से उल्टा संबंध देखने को मिलता है। किसके बीच में? माँग की वस्तु के मतलब कि वस्तु की कीमत गिरना और माँग का बढ़ना। तो कीमत और बात हो रही है जो यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जब बात हुई है माँग के नियम की, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आप लोगों को माँग को भी बता ही दिया जाए यहीं पर। देखिए माँग का डिस्कशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि माँग क्या होता है। पहले तो ये भी तो समझ में आना चाहिए। देखिए माँग के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में माँग क्या मतलब, देखिए इंग्लिश में तो जान ही रहे हैं आप लोग की डिमांड होता है। किसी माल या सेवा की वह मात्रा होती है जिसे उस माल या सेवा के उपभोक्ता भिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार हो। ठीक है? अर्थशास्त्र में माँग क्या होता है डिस्कस, किसी माल या सेवा की वह मात्रा होती है जिसे उस माल या सेवा के उपभोक्ता क्या करते हैं? भिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार हों। आमतौर पर अगर कीमत अधिक हो तो वह माल सेवा कम मात्रा में खरीदी जाती है, और यदि कीमत कम हो तो अधिक मात्रा में। ठीक है दोस्तों? तो ये तो ऊपर भी बात किया गया था माँग के नियम वाले में। तो माँग को परिभाषित करने का यहाँ पर तरीका मैंने बताया आप लोगों को कि इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो माँग को लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कीमत अधिक हो तो वह माल सेवा कम मात्रा में खरीदी जाती है, और यदि कीमत कम हो तो अधिक मात्रा में खरीदी जाएगी। तो उपभोक्ता भिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है, तो उसे ही हम लोग माँग बोलते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए लिसनर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का मतलब क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को यदि आप लोग तैयार करते हो लिसनर्स, तो इससे आप लोग को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस लिखने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी पेपर मिलने वाला रहेगा, चाहे जैसा ही पेपर मिलने वाला रहेगा, तो उसकी कुछ चीज़ें जो होंगी, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहेगा, आप लोग को ऑलरेडी पहले से आता रहेगा। यानी अगर पेपर का 100% हिस्सा है, तो 100% में से 70%, 80%, 85%, 90% अगर डीजे सर से पढ़ लिए, तो लगभग 100 क्या, जो उसके अथवा में भी आप लोग को से पूछा जाएगा, मतलब 120 नंबर का पेपर रहेगा, तो पूरा टोटल आपको आता रहेगा। यही होता है, और इससे कॉन्फिडेंस एक मिलता है। और चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस मिल गया, तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आप लोग को समय ज़रा-सा भी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों? तो डीजे सर चैनल आप लोग के इस सपने को साकार भी कराएगा। तो ऑडिशंस चलिए हम लोग देखते हैं, हम यहाँ प्रश्न संख्या 9।
लेकिन डिस्टेंस इसकी जो सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इसे आप लोग इस चैनल के प्रति भी अपना भरपूर योगदान या भरपूर अपार समर्थन अपना जब तक आप लोग नहीं दिखाएंगे तब तक ये इस चैनल को सही पहचान नहीं मिल पाएगी। देखिए बजट का अर्थ क्या होता है? बजट तो जानते हैं डिस्टेंस की, चाहे देखते हैं कि कोई भी अपने काम के लिए बजट हो गया, कोई आम नागरिक की बात करें हम लोग, कोई आम जनता की बात करें या किसी की भी बात करें हम लोग, ठीक है, या बड़े लेवल पर अगर जाए हम लोग तो देश के बारे में बात करें, राज्य के बारे में बात करें, प्रांत के बारे में बात करें, जिला के बारे में बात करें या किसी क्षेत्र के बारे में बात करें ना, तो उन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, बजट जो होता है भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर क्या करता है, अनुमानित कर लगाता है। वो आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण होता है। क्या होता है? औपचारिक विवरण कि हाँ भैया, ये जो पैसा मिल रहा है हम लोग यहाँ यहाँ पर यूज करेंगे। यानी एक बजट क्या होता है, भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण होता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक बजट एक दस्तावेज है। क्या है? एक दस्तावेज होता है जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए होता है। देखिए, दूसरे शब्दों से बेहतर तो मुझे पहला वाला ही शब्द लगा। ये कुछ ज़्यादा ही आप लोग क्लियर करेगा ना। योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का जो विवरण तैयार किया जाता है, उसे हम लोग बजट बोलते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग को बनाकर लिखना होता है, थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है। कहने का मतलब है कि इतना मटेरियल यदि आप लोग लिखें तो थोड़ा-सा आप और लिखेंगे, तो एग्ज़ामिनर को आप और प्रभावित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर। डिस्टेंस देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 10 हम लोग का क्या है, स्वायत्त निवेश, स्वायत्त निवेश, स्वायत्त निवेश, ठीक है, से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम लोग स्वायत्त निवेश के बारे में। उस निवेश से एक प्रकार से देखिए स्वायत्त निवेश भी क्या होता है, एक प्रकार का निवेश भी होता है जो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? आय के स्तर की कोई इसमें बाध्यता नहीं होती है, ठीक है ना? इस यानी ऐसी अर्थव्यवस्था इसमें आय के स्तर से ये स्वतंत्र हो निवेश, उसे हम लोग एक तरीके से स्वायत्त निवेश बोल कह सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था में आय के स्तर के बावजूद निरंतर बना हुआ है। प्रेरित निवेश उस निवेश को संदर्भित करता है जो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर के रूप में बदलता है या परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है ना? तो ये स्वायत्त निवेश के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है डियर्स। तो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के लिए जो तैयार किया गया था डीजे सर चैनल के द्वारा। और डियर्स यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक दिख रहा है नंबर, तो जाइए फटाक से इस नंबर पर मैसेज करके तुरंत जुड़ जाइए डीजे सर चैनल के साथ और भी भरपूर तरीके से अपनी तैयारी को करने के लिए। यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है दोस्तों। तो एक काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा और स्टडी के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर भी आप लोग को शेयर करना है। ये आप लोगों का एक उत्तरदायित्व बनता है। और डिस्टेंस इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना भी है, क्योंकि डीजे सर का कहना है इस चैनल से पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डिस्टेंस इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने क्लासमेट में आप सभी लोग। एक काम आप लोग को जरूर करना है इतना कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।